समण संघ का 5वां सुनहरा नियम है अमर्त्य नियम, अमर नियम, गोल्डन नियम, नियम, इमॉर्टल रूल्स। मंच माला प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा, पद कभी नहीं, यानी पद मंच माला प्रतिष्ठा कभी नहीं। 4 चीजों के लिए उसमें मना किया गया है। पद है, मंच है, माला है और प्रतिष्ठा है। पद जो होता है, पुराने समय में जो पद बोलते थे वो एक क्रिया है। क्रिया मतलब करने के लिए काम। पद का मतलब होता था टू गो यानी जाना। पर पद को जब नाउन में संज्ञा में बदला गया तो पद को जो अर्थ दिया गया वो दिया गया कदम, या आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी। यानी कि कोई जैसे बोलते हैं हम 4 पद हैं ये, या 2 पद हैं, 4 पद की गाथा है, मतलब वो बात 4 पदों में कही गई है, 4 बातों में कही गई है, 4 लाइन में कही गई है। तो जब हम पद की बात करते हैं पुराने समय की, तो कहते हैं इसके पद देखो क्या है, यानी इसके कदम देखो, यानी ये चलता कैसे है, यानी ये किस विचार पे चलता है, इसका विचार क्या है। क्योंकि पद का मतलब पैर नहीं होता। पैर को पाली के अंदर पाद बोलते हैं, पाद। और पाद का मतलब टांग है, पैर है, पांव है। पर जो पाद है उसका मतलब पद नहीं होता। पद अलग होता है, पाद अलग होता है। पर बहुत सारे लोग इसको पद समझ लेते हैं। जब चरण पादुका बोलते हैं तो चलने के पैर बोलते हैं। चरण पादुका मतलब चलने वाले पैर, और पादुका माने जो उसमें सहयोगी है, यानी चप्पल या खड़ाऊ जो भी है, तो चरण पादुका बोलते हैं। पर जब चरण पद बोलते हैं तो इसका मतलब होता है चलने के रास्ते। तो चरण पाद और चरण पद में जमीन आसमान का अंतर है। चरण पद हो गया चलने के पैर, और चरण पाद हो गया चलने के पैर, और चरण पद हो गया चलने का रास्ता। तो जब बुद्ध के जो चरण पद हैं, जिनको पैर समझ के पूजते हैं या सिंबल के रूप में, उनके पैर या उनके खड़ाऊ या उनके, क्योंकि खड़ाऊ तो उनके पास थे नहीं, नंगे पैर चलते थे, पर खड़ाऊ जैसी आकृति बनाई हुई है पत्थरों पे, जिसको कहते हैं ये बुद्ध के पाद हैं, यानी बुद्ध के पैर हैं। वो बुद्ध के पैर से पूजने से कोई लेना देना हमारा है नहीं। बेसिकली हमें जो उनके चरण पद हैं, जो उनकी चर्या है, जो चर्या की रास्ते हैं, जो जीवन भर उन्होंने आइडियोलॉजी दी है, उस पर हमें चलना है, इसलिए उसको बोलते हैं। और जो पदिक्खा बोलते हैं कि हम बुद्ध की पदिक्खा कर रहे हैं, पदिक्खा का मतलब है, पद माने विचार आइडियोलॉजी और दिक्खा माने देखना, यानी उनके विचार आइडियोलॉजी को जो उन्होंने दिया है उसको देखना, उसको पदिक्खा बोलते हैं। पदीक्षा भी बोलते हैं कुछ लोग उसको संस्कृत भाषा में। पर आज के समय पद को पदवी बना दिया, और पद से जब पदवी बनी तो उसमें अधिकार जोड़ दिया, और जिसको पदवी देते हैं उसको अधिकारी बना देते हैं, चाहे वो कुछ जानता हो या ना जानता हो, चाहे उसे पद के बारे में कुछ पता हो या ना हो, बस वो अधिकारी बन गया और अधिकार का इस्तेमाल करता है। वो एक विशेष रूप का, एक विशेष अधिकार वाला आम आदमियों के बीच में विशेष आदमी बन जाता है, जो विशेष अधिकार रखता है। उसको पद और पदवी बोलने लगे। उससे क्या हुआ कि पद और पदवी जिसको देते हैं वो व्यक्ति खास हो जाता है, आम व्यक्ति से खास बन जाता है। किया कुछ नहीं, बस अनाउंस कर दिया कि आज से ये अधिकारी हो गए, आज से इनको ये पदवी दी जाती है, और वो व्यक्ति आम से खास में हो जाता है, और सब लोग उसको फिर खास रूप से देखते हैं, खास रूप से उसकी बात करते हैं। ये पद का काम होता है जो चलता है आजकल के समय। पर इन चीज़ों से, पद से, मंच से, माला से या प्रतिष्ठा से कितना लाभ होता है, कितनी हानि होती है, ये संघ के लिए क्यों जहरीले हैं, और लोग इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये कितने बड़े हथियार हैं किसी संघ को ख़त्म करने के लिए, किसी संगठन को ख़त्म करने के लिए, किसी समूह को ख़त्म करने के लिए, और ये कितने बड़े हथियार हैं अपने संघ को बचाने के लिए, अपने संगठन को बचाने के लिए। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जो दोनों तरफ काम करता है। ये आपके संघ को बचा भी सकता है, और ये आपके संघ को, संगठन को, आपकी संस्थाओं को ख़त्म भी कर सकता है। पद
मंच, माला और प्रतिष्ठा। तो जब किसी व्यक्ति को बिना काम के या कोई सिफारिश से या किसी और तरीके से या साम दाम दंड भेद छल कपट से कोई पद दिया जाता है जो उसका अधिकारी नहीं होता है, तो जो लोग उसके अधिकारी होते हैं वो लोग काम करना बंद कर देते हैं, वो लोग विरोध में आ जाते हैं और वो सिस्टम टूट जाता है। ये पूरे भारत में सब जगह चलता है, चाहे वो सरकारी जो पद हैं उनमें चलता है। सरकारी पदों के अंदर जो लोग एलिजिबल होते हैं उनको वो अधिकार नहीं मिलता, और जो लोग एलिजिबल नहीं होते, जो योग्य नहीं होते, उनको बड़े अधिकार मिल जाते हैं। और फिर बड़े अधिकार वाले जो लोग हैं वो छोटे अधिकार वाले लोगों पे अपना तानाशाही चलाते हैं, उनको गुलाम की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उससे जो ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, जो उसके योग्य होते हैं, जिनको वो अधिकार मिलना चाहिए, ज़्यादा काम का, ज़्यादा मेहनत का जो उन्होंने किया है, जब नहीं मिलता तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। या तो वो काम करना बंद कर देते हैं, या विरोध में आ जाते हैं, या शांत पड़ जाते हैं। पर वो मन लगा के काम नहीं करते, क्योंकि उनको उनकी मेहनत का योग्य अधिकार नहीं मिला। ऐसे सरकारी महकमों में बहुत सारे किस्से हैं जब रिजर्व लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत काम किया, पर उनकी सीआर, उनकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसको ख़राब कर दिया गया, या उनको टाइम से अधिकार नहीं दिया गया, वो पद नहीं दिया गया, जिससे वो क्षय हो गए। सरकारी पोस्टों में ऐसा चलता है, सरकारी पदों में ऐसा चलता है। सामाजिक पदों के अंदर जो व्यक्ति डिजर्व करते हैं और जो व्यक्ति इसको लायक हैं, उनको वो स्थान नहीं दिया जाता, वो अधिकार नहीं दिया जाता कि वो काम किया जाए। और जो ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते, जो काम जानते नहीं, जो काम को सोचते नहीं, उनको सिर्फ इसलिए कि वो हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे रिश्तेदार हैं, या हमको पैसा कमा के देंगे, या हमको चंदा देंगे, या हमारे नीचे रहेंगे, या हमारी बात मानेंगे, या हमारी चलाएंगे, या हमारे अधिकार में रहेंगे, उन लोगों को वो पद दिए जाते हैं, छांट छांट कर दिए जाते हैं। ये सामाजिक संगठनों में सब में चलता है। वैसे ही जितने भी जो छोटे मोटे मोहल्ले या छोटी मोटी संस्थाओं में जहाँ छोटे मोटे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ भी किसी को मानित या अपमानित करने के लिए, किसी का मान देने के लिए और किसी का अपमान देने के लिए, वहाँ किसी को मानने के लिए और किसी को अमान्य करने के लिए पद का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और उसको घोषित करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। कई बार जो नालायक आदमी होता है उसको पंचायत का मुखिया बना देते हैं, किसी शराबी कबाबी को बना देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि अच्छे लोग डिमोरलाइज हों और अच्छे लोग बोलते नहीं। तो पद का दो धारी इस्तेमाल होता है, लोगों को ख़त्म करने के लिए भी और लोगों को बचाने के लिए भी। बुद्ध के समय में बुद्ध ने इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से गहनता से अध्ययन किया। इसलिए भिक्खु संघ में और भिक्खु संघ से पहले जो समर संघ था, उसमें कहीं कोई पद नहीं मिलता, उसमें कहीं कोई पोस्ट नहीं मिलती, उसमें कोई विशेषाधिकार नहीं मिलता, उसमें कोई अधिकारी नहीं है। उसमें जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से बनाई जाती थी, और अस्थायी रूप की जो व्यवस्था है बस काम खत्म होने के बाद में वो व्यवस्था खत्म हो जाती थी। वहाँ कोई ऐसे नहीं होता था कि कोई आदमी पद लेके पूरा जीवन भर बैठा हुआ है और पद लेने के बाद में वो लगातार लोगों पे धौंस रहा है और धकिया रहा है। इसलिए पद और पोस्ट का जो मान्यता थी वहाँ पर नहीं थी, और कोई अधिकारी ऐसे मिलते भी नहीं। ये सिस्टम इतना बढ़िया था कि इससे व्यक्तियों के अंदर ऊंच नीच का भाव नहीं आता था। लोग किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं मानते थे जब तक वो काम करता था, और जैसे ही वो काम करके हटा, वो टेम्परेरी रूप से, जो स्थायी रूप से उसकी व्यवस्था ही वो खत्म हुई, वो नॉर्मल आदमी बन जाता था। ये उसके मन में भी रहता था। इसी बात को जो विपश्यना के आचार्य हैं सत्यनारायण गोयनका जी, उन्होंने विपश्यना के सिस्टम में इसको लागू किया। उन्होंने बहुत सारे विपश्यना के टीचर बनाए, पर उन्होंने जो एजुकेशन वहाँ दी वो सारी वही है जो विपश्यना के बुद्ध के नियम पे आधारित है। पर वहाँ सवालों के जवाब देने के लिए और उनको कंडक्ट करने के लिए, उस व्यवस्था को चलाने के लिए वो अस्थायी टीचर रखते हैं। वो टीचर आते हैं, जब तक वो वहाँ 12 दिन तक सिखाते हैं वो वहाँ टीचर रहते हैं, और जब जैसे ही 12वां दिन होता है और विपश्यना का कोर्स ख़त्म होता है, वो भी पैंट कमीज पहन के साधारण आदमियों में आ जाते हैं। फिर वो वहाँ टीचर नहीं रहते। सवाल जवाब आप उनसे पूछ सकते हो, आपकी विश्वास है, आप उनको कैसा व्यवहार करें कैसा ना करें, पर वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। उनका विड्रॉ का नियम बनाया है।
ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए टीचर का उपाधि बनता रहे। पर यहाँ भारत के अंदर जब हमारे संघ को तोड़ा गया तो इस हथियार का इस्तेमाल किया गया, और इस हथियार के इस्तेमाल में छोटे छोटे जो हमारे समूह थे उन समूह के मुखिया बनाए गए, और वो मुखिया संस्थापक मुखिया बन गए, संस्थापक अध्यक्ष बन गए। जितने भी संगठन बने 29 लाख, उसमें जिसने भी अपनी मर्जी से संगठन बनाया उसने एक पदवी अपनी परमानेंट कर ली। उसने संस्थापक अध्यक्ष का जो तमगा है वो मरते दम तक नहीं छोड़ा, और किताबों में लिख के चला गया कि मैं इसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और संस्थापक अध्यक्ष का रुतबा बड़ा अजीब होता है, और ऐसे लाखों संस्थापक अध्यक्ष गली में धक्के खाते घूम रहे हैं, कोई पूछता नहीं। वैसे ही जो कोई आदमी अगर गांव का प्रधान चुना जाता है तो वो प्रधानी से जब हटता है तो कॉमन आदमी नहीं बन पाता, वो खत्म हो जाता है। फिर उसे लोग प्रधान जी कहते रहते हैं, उसको एक्स प्रधान भी नहीं कहते, उसको एक्स प्रधान करना भी खराब लगता है, उसको प्रधान जी कहते हैं। वैसे ये बीमारी आज के समय जो एमएलए एमपी हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो एक बार बन जाते हैं वो फिर समाज के काम के नहीं रहते। अगर कोई एमएलए एमपी बन गया, कोई अगर प्रधान बन गया, कोई अगर कहीं प्रमुख बन गया, तो वो आजीवन उस पुरानी मान्यता को सर पे रख के चलता है। उससे उसको बड़ा अच्छा लगता है। लोग चाहे उसको पूछें या ना पूछें, पर वो उस घमंड में, उस कबर में, उस पूरे को ओढ़ के दबदबे में रहता है। उसका नुकसान ये होता है कि वो समाज से कट जाता है, क्योंकि समाज में जहाँ जाएगा वो पुराना जो रुतबा है उसके हिसाब से बात करता है, पुराने रुतबे के हिसाब से अपनी पोजीशन मांगता है, और पुराने रुतबे के हिसाब से लोगों पर हुकूमत करना चाहता है। वैसा ही सरकारी कर्मचारियों के साथ होता है। हमारा जो सरकारी कर्मचारी जिस पद से रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद वो पूरी ज़िंदगी अपने पद को लेकर ही बैठा रहता है जब तक मर ना जाए। मैं ये था, मैं वो था, मैं ये था, मैं वो था। बात शुरू बाद में करेगा, पहले अपनी पद पोजीशन बताएगा, मेरा ये पद है, मेरा ये पोजीशन है। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इससे लाखों लोग समाज के ख़त्म हो गए, पद से, सिर्फ पद से। जिनके पास पद आके चले भी गए वो भी लेके ढो रहे हैं, और वो ना नीचे बैठने को तैयार होते हैं, ना कॉमन लोगों में आने को तैयार होते हैं, ना आम सभा में आने के लिए तैयार होते हैं। उनको बुलाओगे, उनको मान सम्मान दोगे, उनको फूल दोगे, उनको गुच्छा दोगे, उनको माला दोगे, उनको टोपी दोगे, उनको गमछा दोगे, उनकी वाहवाह करोगे, उनकी स्पीच कराओगे तो वो आएंगे। अदरवाइज आप और आपका समाज जाए भाड़ में, उनसे कोई लेन देन नहीं है। इससे क्या हुआ कि समाज के बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जिनको तजुर्बा था, जिनके पास में रिसोर्सेज थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, जिन्होंने कुछ जानकारी हासिल की, और जो साधारण समाज से आगे के लोग थे, वो समाज के काम नहीं आए। पर जो दूसरे लोग हैं जो विरुद्ध हमारे काम करते हैं, उनका व्यक्ति रिटायर होने के बाद में, या एमएलए एमपी की पोस्ट जाने के बाद में, या कोई पद जाने के बाद में, वो सीधा सीधा उनका संघ ज्वाइन कर लेता है, उनकी संस्था ज्वाइन कर लेता है, और एक बिल्कुल साधारण आदमी की तरह आपको पार्क में मिलेगा, साधारण आदमी की तरह गांव में मिलेगा, साधारण आदमी की तरह वो शहर में मिलेगा, आपको भैया कह के और बाबूजी कह के बात करेगा। वो जानता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर आपको वो प्रधान जी, और आपको वो नेताजी, और आपको मंत्री जी कह के बात करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसको पद की भूख है, और इसकी भूख शांत ना हो जाए, कहीं ये मेरे से सीख ना जाए। इसलिए इसका जो रुतबा है, जो इसका झूठ है, उसको बड़ा करते रहो। और वो झूठ बड़ा करने के लिए जब उनको कहीं बुलाते हैं तो उनके नाम के पीछे और आगे अलंकार लिखते हैं, फलाने फलाने माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस, पूर्व नेता, पूर्व ये। उस पूर्व का हमने क्या करना है, उसका क्या फ़ायदा है हमारे लिए फ़ायदा काम का है। पर हमारे लोगों को इस पदवी जाने के बाद भी, पदवी के रहते रहते तो आदमी हमारा काम करता ही नहीं, क्योंकि पदवी रहने के बाद तो वो अकड़ के चलता है। उसको लगता है कि जो पदवी मिली है वो उसका राइट है, जो उसको मिला है। उसको कभी समझ में नहीं आता कि आज जो वो पदवी लेके बैठा हुआ है, जो पद लेके बैठा हुआ है, ये बाबा साहब की देन है। अगर उसमें क्षमता होती तो बाबा साहब के संविधान से पहले और आरक्षण से पहले पदवी लेके दिखाता। 3 पीढ़ी पहले कोई भी माइकल लाल ऐसा नहीं पूरे भारत में जिसके पिताजी या जिसके दादा सरकारी नौकरी में हों। एक आध किसी के हों, अंग्रेजों के टाइम में तो हो सकता है, कहीं सिपाही वाई भर्ती हों, कहीं कुछ चपरासी भर्ती हों, कहीं कुछ हों, गलती से एक आध कोई कहीं कोई गलती से कोई छुपा छुप के पड़ गया हो गलती से, वैसे कोई केस ऐसा है नहीं। तो 3 पीढ़ी पहले कहीं कोई नहीं मिलता किसी के पास पद हो या पदवी हो, या किसी गांव का प्रधान हो या एमएलए हो या एमपी हो। 70 साल पहले कोई हिस्ट्री नहीं है किसी की भी। उस समय तो हिस्ट्रियाँ हैं, जब हम अशोक के समय पूरे राजा थे, अशोक सम्राट थे, खुद हम विश्वगुरु बुद्ध थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे, या उसके बाद अभी 500 साल जो पहले तक हैं, उसका इतिहास तो है कि हम
पूरे देश के मालिक थे, राजा थे। पर 400-500 साल से और 70 साल पहले तक के इतिहास में कहीं भी हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 3 पीढ़ी पहले कहीं कुछ रहा हो। पर वो जो पद साथ आता है, वो पद बीमारी लेके आता है। और हमारा अच्छा खासा आदमी, 20 लाख कर्मचारी हमारा 91 में था, और 20 लाख में से अभी 5 लाख रह गया है, 15 लाख रिटायर हो गया है। ये 15 लाख जो रिटायर्ड लोग हैं, ये जुआ खेलते रहते हैं, ये शराब पीते रहते हैं, बहुत सारे मर भी गए, ये लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, पर अपने लोगों के लिए काम नहीं करते, क्योंकि वो बाबूजी हैं, वो पद लेके बैठे हुए हैं। वो आप उनसे बात करोगे तो वो अपने व्याख्यान सुनाते रहेंगे कि मैं दफ्तर में ये था, मैं ये था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया। पर सोसाइटी के लिए क्या किया, संघ के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, वो 0 सन्नाटा होता है, वहाँ कोई कुछ नहीं होता। तो इस पद से हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, इस पद से हमारा नुकसान बहुत हुआ। और इस पद का इस्तेमाल हमारे लोगों को देने के लिए लगातार किया जाता है। जो दूसरे लोग हैं उन्हें पता है कि इनके बीच में एक पद फेंक दो और ये कुत्ते की तरह लड़ेंगे। इसलिए हमारे 4 आदमियों के बीच में जो हमारे बाबा साहब ने लेके आए, जो उन्होंने एमपी एमएलए का दिया, इतना तो पता है कि रिजर्व सीट से यही बंदा जीत के एक बंदा आएगा। पर वो 4-5 हमारे जो लोग हैं उनको कुत्ता बना के उनके बीच में एक मांस का टुकड़ा फेंक देते हैं कि हम आपको चुनेंगे, आपको चुनेंगे, आपको चुनेंगे। और वो अपने ही श्रमण समाज के लोग, अपने ही श्रमण लोगों के दुश्मन हो जाते हैं पद के कारण। तो पद फेंकते रहते हैं। ये पद जो फेंकते हैं और जो पद चलता है, इससे मुक्त होना चाहिए। अगर इससे मुक्त नहीं होंगे तो हम जीत नहीं सकते। बुद्ध ने इस बीमारी को पहचाना और कोई पद नहीं बनाया, ना उनका खुद का पद, ना कोई संघ नायक, ना कोई सेनापति, ना कोई संघ सेनापति, ना ही कोई प्रमुख का पद, ना ही कुछ। बुद्ध बहुत समझदार थे, उन्हें पता था कैसे चलता है काम, इसलिए उन्होंने कभी भी कोई पद नहीं बनाया। वो खुद भी औरों को भंते और भिक्खु बोलते थे और बाकी लोग भी उनको भिक्खु और भंते बोलते थे। सबका मामला इक्वल, सारे लोग बराबर, सब। सिर्फ सीनियरिटी कहाँ थी, जो पहले काम शुरू किया जिसने, वो सीनियर जो पहले आया संघ में, और जो बाद में आया वो उसका जूनियर। जो पहले आया है वो ज़्यादा जानता है, उसका सम्मान होगा, क्यों नहीं, उसने संघ को ज़्यादा टाइम दिया, पहले दिया आके, वो पहले समझा बात को। जो बाद में आया वो जूनियर रहेगा, और जो सीखता चला जाएगा वो सीनियर होता चला जाएगा, और जो छोड़ के चला जाएगा बाद में आएगा तो फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट करेगा। उसका काउंट नहीं होगा कि उसने पहले काम किया 7 साल, छोड़ के क्यों गया, इसका मतलब संघ को समझा नहीं। ये सीनियरिटी का जो काम था ये उन्होंने बनाया, पर सीनियरिटी के कोई स्पेशल अधिकार नहीं थे, सिर्फ जानकारी के लिए सीनियर थी कि ये वाले जो लोग हैं ये ज़्यादा ट्रेंड हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, और ये वाले लोग अभी सीख रहे हैं या इनके सीखने की उम्र कम है। उससे ये पता चलता था कि किस गांव में कितने आदमी सीखने वाले कौन से भेजने हैं। तो उन्होंने थेरा और महाथेरा करके नाम दिए ताकि अंतर रहे सीखने वालों में कि ये ज़्यादा काम के हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, और ये अभी अभी आए हैं, उनको सामने बोला करते थे। तो सामने तो कहीं ट्रेंड सिखाने जा नहीं सकता, और कहीं छोटा मोटा सिखाना है तो थेरा भेजते थे, और कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाना है और सीखे सिखाए लोगों को सिखाना है तो महाथेरा भेजते थे। और जहाँ इतना लेवल बड़ा है कि वहाँ महाथेरा भी काम नहीं, वहाँ खुद जाया करते थे, क्योंकि वो सिखाया करते थे सबको, वो सबके ट्रेनर थे। तो ये बातें वहाँ होती थीं। इससे पद की परंपरा और पोस्ट की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी, और इतिहास में कभी भी पद और पोस्ट की परंपरा नहीं मिलती। ये जो संत जितने भी आए हमारे, इन्होंने भी कोई पद पोस्ट की परंपरा नहीं डाली। जितने भी हमारे श्रमण संत आए, जैसे भी जो ज्ञानी और महात्मा जिनको हम बोलते हैं या महामानव बोलते हैं, उन सारे लोगों ने भी कोई पद की और पोस्ट की परंपरा ईजाद नहीं की, उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया। पर उनके जाने के बाद भिक्खु संघ में भी पद पोस्ट आ गए, भिक्खु संघ बर्बाद हो गया, वहाँ प्रेसिडेंट बन गए, वहाँ जनरल सेक्रेटरी बन गए, वहाँ सचिव बन गए। और बीमारी क्या हुई कि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो प्रेसिडेंट एक रहेगा, तो उसने अलग भिक्खु संघ बना लिया, फिर तीसरे ने अलग बना लिया, फिर छोटे छोटे भिक्खु संघ बोल गए, संगठन ही बन गए। भिक्खु संघ क्या रहे, वो भिक्खु संगठन हो गए सारे। उन्होंने भी सारे वही काम शुरू कर दिए जो संगठनों में होते हैं। पदों के लिए झगड़ा होने लगा, मारा मारी होने लगी, गाली गलौच होने लगी, मान अपमान होने लगा। ये सारी चीज़ें होने से जो धम्म बाबा साहब के बाद तेज़ी से बढ़ना चाहिए था, उसकी तेज़ी खत्म हो गई। इसीलिए ज़्यादा काम नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो दिक्कत आई, वो ये जो हथियार है पद का, इसको वो छोड़ नहीं पाए, इसको समझ नहीं पाए। ये पद और पोस्ट का ऐसा हथियार है कि अगर आपने किसी संगठन को बिगाड़ना हो
तो उसके किसी एक आदमी से कह दो, अरे आपको तो बनाया नहीं, आप तो बड़े डिजर्व करते थे, आप ही ज्ञानी थे, आप ही जानकार थे, आपको तो पूछा नहीं, बस काम हो गया, जहर चला गया, टूल में काम कर दिया, फिर वो उस संगठन का नहीं रहेगा। फिर रात भर ये सोचेगा मैं ही प्रधान होना चाहिए था, मैं प्रधान नहीं हुआ। इस प्रधानी के चक्कर में लोग रात रात भर जाके अपनी वोटें हासिल करते हैं ताकि प्रधानी बनी रहे, मेंटेन में। काम के लिए नहीं करना, काम का झगड़ा नहीं है, पोस्ट आ जाए बस। अधिकतर संगठनों में पोस्ट लेने के बाद काम नहीं होता। अगर काम हुआ होता तो आज हम यहाँ बैठ के और रो नहीं रहे होते, हम यहाँ बैठ के ये बात नहीं कर रहे होते कि हम मारे जा रहे हैं और हमारे बच्चे खतरे में हैं। पद की ये सबसे बड़ी दिक्कत रही। तो पद के बाद में जो प्रतिष्ठा आती है, प्रतिष्ठा को पाली में बोलते हैं प्रतिष्ठा, यानी प्रतिस्थान। यानी कि हम किसी व्यक्ति को कोई स्थान दें, उसको स्थान दें, बराबर का स्थान दें और किसी और व्यक्ति के स्थान पर स्थान दें। तो प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा जो होती है, प्रतिष्ठा होती है, वो किसी को एस्टैब्लिश करने का, किसी को स्थापित करने के लिए होता है। आज के समय में इसको बोलते हैं। तो किसको स्थापित करना चाहते हैं और क्यों स्थापित करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा क्यों करना चाहते हैं किसी की? जैसे कहते हैं कि हमने मूर्ति को स्थापित कर दिया या उसकी प्रतिष्ठा हो गई, तो हम मूर्ति को कहीं ऊंचे स्थान पर स्थापित करते हैं, लोगों का आईबॉल बनाते हैं, केंद्र बनाते हैं कि लोग इसको देखेंगे, लोग इसको जानेंगे, लोग इसको मानेंगे। तो ये जो स्थापना होती है या जो प्रतिष्ठा होती है, ये एक बीमारी है, ये एक जहर है। क्योंकि अगर आप कुछ लोगों को स्थापित करेंगे या एक व्यक्ति को स्थापित करेंगे, मोस्टली एक ही व्यक्ति को स्थापित किया जाता है, तो बाकी लोगों की स्थापना नहीं हो पाएगी। बाकी लोगों का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, वो कभी स्थापित नहीं होंगे, उनकी प्रतिष्ठा जीरो हो जाएगी। और अगर किसी संघ के अंदर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे और बाकियों की जीरो हो जाए तो वो संघ नहीं होता, फिर वो मनुस्मृति आधारित एकल व्यक्तिवाद पे आधारित एक व्यक्ति की संस्था हो जाती है। और ये जो संख्या में कम लोग होते हैं वो हमेशा किसी व्यक्ति को स्थापित करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसका जन जागरण करते हैं, उसका चारों तरफ बोलबाला करते हैं, लोगों के दिमाग में ये भरते हैं कि ये जो व्यक्ति है यही कर सकता है। यही काम मूर्तियों के लिए भी होता है, यही काम चित्रों के लिए भी होता है, यही काम मरे हुए नायकों के लिए भी होता है। जो मरे हुए नायक हैं उनके फोटो भी स्थापित किए जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा होती है। फिर इनको बाकायदा बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाकर उन मरे हुए लोगों के फोटो लगाकर वहाँ उनकी स्थापना की जाती है, फिर उनके फंक्शन किए जाते हैं, फिर उनकी जय जयकार की जाती है। ये अल्पसंख्यक लोगों का काम है ताकि वो अपने व्यक्ति की महिमा से और लोग जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके दिमाग में डालें कि हमारा जो व्यक्ति है वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत कलाकार है, उसका जय जयकार करो, उसकी बात करो, उसको मानो, क्योंकि हमने स्थापित किया है, हम उसकी प्रतिष्ठा में हैं, हम उसकी शान में हैं, हम उसे मानते हैं, इसलिए आप भी उसे मानो। और ज़बरदस्ती एक ऐसे लूले लंगड़े आदमी को जिसने कभी ज़िंदगी में मेंढक ना मारा हो, उसको शेर का शिकारी बना के प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसकी प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसकी महिमा कर देते हैं, उसकी गुणगान कर देते हैं। और उस गुणगान का हमें मजबूर करते हैं साम दाम दंड भेद छल कपट से, हर तरह से, या तो उसको टीवी में दिखा के, या उसको अखबार में दिखा के, या उसका होर्डिंग छाप के, या उसका जयकारा करके, या उसकी कहानी सुना के, या उसकी झूठी झूठी कहानियाँ बता के, या उसका चित्र लगा के, बस उसको स्थापित करना है, उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है दिमाग के अंदर, ताकि हम माने या ना माने पर वो प्रतिष्ठा बनी रहे। पर बुद्ध ने इस प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बुद्ध ने कभी भी अपने आप को स्थापित नहीं होने दिया। पर बुद्ध को मारने के लिए बाद में जो बुद्ध के दुश्मन थे उन्होंने बुद्ध को स्थापित करने के लिए बुद्ध की मूर्तियां बनाई और बुद्ध की महिमा की और बुद्ध का जयगान किया और गुणगान किया। और त्रिपिटक में तो ऐसे ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि आदमी त्रिपिटक पे विश्वास करना ही छोड़ दे, बुद्ध पे विश्वास करना ही छोड़ दे। यानी जिस बात को बुद्ध मना कर रहे हैं वही बात त्रिपिटक में आई हुई है। इससे पता चलता है कि वहाँ कितनी मिक्स हुई है, कितनी मिक्सिंग हुई है। जो बुद्ध खुद को कहते हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, उसको चमत्कारिक इंसान करके हजारों बार बताया गया है। और लोग पूजा में और प्रतिष्ठा में पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसे गुणगान करते हैं। जिस बुद्ध ने अपनी मूर्ति और प्रतिष्ठापना के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मना किया, उसी बुद्ध का चारों तरफ बड़े बड़े फोटो और होर्डिंग लगा के प्रतिष्ठा करते हैं। पर बात नहीं मानते बुद्ध की, क्योंकि ख़त्म करना है। अगर बुद्ध की बात मानते होते तो बुद्ध स्थापित हो जाते, उनकी प्रतिष्ठा हो जाती। बात मानने से प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति स्थापना करने से, जयकारा करने से प्रतिष्ठा खत्म होती है। इसलिए हमारे जो लोग हैं वो लोग जब अपने ही लोगों का जयकारा गुणगान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो उनका काम करते हैं जो हमसे काम कराना चाहते हैं।
वो भी यही चाहते हैं कि ये अपने महापुरुष की असली जो प्रतिष्ठा है, जो स्थापना है, जो उनके विचारों की, जो उनकी आइडियोलॉजी की, वो ना करें और मूर्ति और जयकारे में लग जाएं। आज हमारे जो लोग हैं जयकारा खूब करते हैं। 14 अप्रैल को जयकारे की कोई कमी नहीं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जयकारा हमारे डॉक्टर अम्बेडकर का होगा, पर सबसे ज़्यादा अधिकार भी हमारे डॉक्टर अम्बेडकर के लाए हुए चले गए। इसको कोई नहीं देखेगा। जिसकी हम स्थापना कर रहे हैं उसकी किस चीज़ की स्थापना कर रहे हैं। हमारे लोग जो प्रतिष्ठा में जाते हैं वो शरीर में जाते हैं, फोटो में जाते हैं, जूते में जाते हैं, चप्पल में जाते हैं, उनका कोट कैसा था इसमें जाते हैं, उनका डंडा कैसा था उसमें जाते हैं, उनके किस्से कहानियों में जाते हैं, पर उनकी आइडियोलॉजी में नहीं जाते, उनके विचार में नहीं जाते। क्योंकि विचार महापुरुषों के जो होते हैं वो गर्म लोहे पर चलने जैसे होते हैं, वो गर्म रेत पर चलने जैसे होते हैं, वो कांच के टुकड़ों पर चलने जैसे होते हैं। पैरों से छाले पड़ते हैं और खून निकलते हैं। कौन करे इस काम को? इसलिए विचार को स्थापित नहीं करते, व्यक्ति को स्थापित करते हैं। तो प्रतिष्ठा इसलिए हमारे जहर है क्योंकि हम प्रतिष्ठा में जो प्रतिस्थापित करना चाहिए, जिसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए विचार की और आइडियोलॉजी की, वो ना करके हम व्यक्ति में चले जाते हैं और वो हमारे लिए जहर हो जाती है और वो हमको ही मारती है। इसलिए समण संघ ने प्रतिष्ठा को बंद कर दिया कि हमें प्रतिष्ठा नहीं करनी है, किसी व्यक्ति को स्थापित नहीं करना है, पर हम विचार को स्थापित करते हैं और विचार पर काम करते हैं और उसी पर चलते हैं। इसलिए वहाँ चलते हैं। मंच जो होती है, मंच माने पाली में बोलते हैं चारपाई को, यानी ऐसा तख्ता, ऐसी जगह, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसके 4 पैर हों। आप तख्त समझ सकते हैं, चारपाई समझ सकते हैं, बेड समझ सकते हैं, इसको मंच बोलते हैं। बेसिकली मंचों का जो उपयोग पुराने समय में होता था, जैसा कि यहाँ बताया, पहले ही बताया था कि समण संघ के अंदर मिट्टी का मंच बना लेते थे। कोई टीला पे जाके चढ़ जाते थे, क्योंकि कोई बात कहनी है तो जब वो बात कहने वाला है तो उसकी आवाज़ चारों तरफ पहुँचे। माइक तो थे नहीं उस समय, तो बात पहुँचे तो थोड़ा ऊपर जाके खड़ा हो या ऊपर जाके बैठे, तो उसको और कुछ ना मिले तो उसको चारपाई दे दो। चारपाई पे खड़ा हो जाएगा या चारपाई पे बैठ जाएगा, बाकी लोग नीचे बैठ जाएंगे। तो बोलने वाला जब वहाँ बोलेगा तो सबको दिखाई देगा, तो आई टू आई कांटेक्ट रहेगा, यानी आंखों से आंखों का कांटेक्ट रहेगा और बोलने वाले की बात को सब ध्यान से सुनेंगे। अगर बोलने वाला सुनने वालों को दिखाई ना दे तो सुनने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जैसे बोल रहा है, जैसे हम संगति लगाते हैं और नीचे बैठ के लगाते हैं और नीचे हम सारे बैठते हैं। अगर बोलने वाला कुर्सी पे ना बैठे, संग आसन पे ना बैठे, तो उसकी बात को आधे से ज़्यादा लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। तो एक आध बात सुनेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ भी जो लोग सुन रहे हैं, जो मेरा फोटो देख रहे हैं, जो मेरे आंखों का और चेहरे का जो हिलना देख रहे हैं, उससे उनका अटेंशन बना रह जाता है। पर अगर ये फोटो बंद हो जाए और खाली बात आती रहे तो आधे लोगों का जो अटेंशन है, उनका जो ध्यान है वो भंग हो जाएगा और वो अपने अपने काम में लग जाएंगे। कान इधर रखेंगे पर बाकी चीज़ें और काम में लग जाएंगी, तो अटेंशन पूरा नहीं आएगा। तो मंच का इस्तेमाल होता था बात को सही तरीके से कहने का, सन्निपात बाहुल में बात को सही बात कहने का, जब कोई सभा बैठे, जब कोई सम्मेलन हो उसमें कहने का। ये मंच का बात हुआ करती थी कि कहने वाला कहे, पर कहने वाला कह के वहीं रुक जाए, या बात कहे ना और वहीं जम जाए, या कुछ ना करना हो और वहीं टंग जाए, या वहाँ पर कोई इतनी कुर्सी पड़ जाए और बीच कुर्सी पर जाके टंग जाए, तो फिर वो मंच नहीं हो जाती। फिर तो वो एक तरह से जैसे डांसर लोग होते हैं और उनका समूह आता डांस करने के लिए, लोग उनका चेहरा देखते हैं, उस तरह की हरकत हो जाती है। यही काम मंच में बिगड़ गया। मंच होती इसलिए थी कि लोग अपनी बात करें और बात करके वहाँ से हट जाएं, पर लोगों ने देखा कि लोग हमको देख रहे हैं, हमें अटेंशन मिल रही है, सब लोग हमें देख रहे हैं, तो अपना थोबड़ा लेके, अपना चेहरा लेके वहीं जम जाते हैं। अरे बात कही तो निकलो यहाँ से, पर चेहरा दिखा के करोगे क्या? पर चेहरे का खेल शुरू हो गया। चेहरे का खेल इसलिए शुरू हो गया कि चेहरा हमारा देखेंगे बार बार तो हमको पहचानेंगे, हमको पहचानेंगे तो हम प्रतिष्ठित होंगे, हमारी प्रतिष्ठापना होगी, हम प्रतिस्थापित होंगे तो हम चुनाव में खड़े होंगे, हम चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा चेहरा इसके दिमाग में जाएगा, और हमारा चेहरा इसके दिमाग में जाएगा तो ये हमको वोट देगा, हमको पहचानेगा। तो अपनी पहचान करने के लिए मंच पे जम जाते हैं। फिर झगड़ा होने लगा मंच का, फिर मंच बड़ी बड़ी बनने लगी। अब तो ऐसा हो गया है कि सामने बैठने वालों की संख्या कम होती है और मंच पे बैठने वालों की ज़्यादा होती है। दिल्ली में ये मंजर हम खूब देखते हैं, रामलीला मैदान में मंच पे 200 आदमी होता है और सामने 50 आदमी बैठे रहते हैं। ये सब जगह ड्रामा चल रहा है। बोलने वालों की और मंच पे आने वालों की भीड़ है, पर नीचे बैठ के सुनने वालों की भीड़ खत्म हो गई, इसलिए हम पतन में चले गए। मंच को छोड़ने को तैयार नहीं है। मंच के लिए लोग पैसा देते हैं चेहरा दिखाने के लिए। मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है। हम जब रामलीला मैदान में करते थे, एक व्यक्ति ने कहा मुझे बोलना है। उसने कहा भाई तुमने पैसा नहीं दिया।
उसने जेब की अंटी से, जो चोर जेब होती है, उससे 20,000 रुपये निकाले, उनको हाथ के हाथ दिए। जो आयोजक थे, हमारे साथी थे, उन्होंने कहा जाओ बोलो। मुझे, मेरा दिमाग घूम गया। देखो बोलने की बीमारी कितनी है, मंच की कितनी है, भाषण की कितनी है। ये बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। अगर आपने किसी को मंच पर नहीं बैठाया तो वो आपका दुश्मन हो गया जन्म से, और आपने किसी को मंच पे बैठा दिया तो बड़ी मीठी मीठी बात करेगा, आपका दोस्त हो गया। ये ठीक ऐसे है कि जैसे शराबी लोग बैठते हैं, अगर आपने किसी को शराब नहीं पूछा तो दुश्मनी हो गई, और आपने शराब को पूछ लिया तो दोस्ती हो गई। फिर तो चल भाई, कहाँ जीना है कहाँ मरना है। ये व्यभिचार हो गया, ये बीमारी हो गई। इसलिए संघ ने इन बातों को पहचाना, इनको समझा, क्योंकि पुराने समय कोई मंच नहीं होता था और ये बीमारी नहीं होती थी, पर ये बीमारी बहुत बड़ी बन गई जो समाज को तोड़ती है, तो मंच को भी खत्म कर दिया। और माला जो होता है, आप जानते हैं हेमा मालिनी, तो हेमा मालिनी का जो नाम है, हेमा उसका नाम और मालिनी का मतलब है माला धारण करने वाली, मालिनी का मतलब। और जो माली होता है वो माला बनाता है, माली माला बनाता है और मालिनी माला पहनती है। माला जो होती थी वो श्रृंगार में, यानी अपने आप को एक प्रमुख रूप से दिखाने के लिए जो नायिका होती थीं, जो महिलाएं होती थीं, जो नारियां होती थीं, क्योंकि नारियां प्रकृति ने सुंदर बनाई हैं, और वो मनुष्य के लिए अपनी सुंदरता देख के एक इतना अच्छा सा वर या अच्छा सा साथी तलाशती हैं, और वो अपनी सुंदरता से मोहित करती हैं। ये एक प्राकृतिक गुण है, ये सारे जीवों में पाया जाता है। अधिकतर जीवों में मेल खूबसूरत होते हैं, पर जो मनुष्य हैं उसमें नारियां खूबसूरत होती हैं। तो नारियां और ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के लिए, और चूंकि पहले स्वयंवर हुआ करते थे, तो स्वयंवर में जो नारी है वो चुना करती थी उसके हिसाब से। पर बाद में जब स्वयंवर खत्म हो गए तो उसमें नारियों की चुनने की आज़ादी खत्म हो गई। जब यहाँ पित सत्तात्मक लोग आ गए और यहाँ पर यरूशलेम से लोग आ गए, मध्य एशिया से लोग आ गए, जहाँ पर जो पुरुष प्रधान संस्कृति थी उसको उन्होंने लागू किया और यहाँ होने लगे, तो स्वयंवर खत्म हो गए और स्त्री की इच्छा खत्म हो गई। पर स्त्री ने दूसरा तरीका अपनाया, वो सुंदर दिखने के लिए, ताकि वो सुंदर दिखेंगी तो जैसा वर वो चाहेंगी वैसा उन पर रीझे और देखे। ये माला का काम होता था। माला अपने आप को भीड़ से अलग दिखाने के लिए महिलाएं पहना करती थीं, और वो मालाओं को बालों में भी लगाती थीं, गले में भी पहनती थीं, हाथ में भी पहनती थीं, बाजू में भी पहनती थीं। ये मालाओं का था, और वो खुद माला बनाया करती थीं या माला खरीदा करती थीं माली से। पर यहाँ तो पुरुष भी अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए औरतों जैसा श्रृंगार करने लगे, और ये परंपरा बढ़ने लगी। और ये परंपरा इतनी बढ़ गई कि मालाओं के झगड़े होने लगे, और माला नोटों की बनने लगी, माला जो अंजीर की बनने लगी, माला इलायची की बनने लगी, माला बहुत बड़ी बड़ी बनने लगी। इतनी बड़ी बड़ी माला बनने लगी कि 10-20 लोग उसके अंदर आ जाएं, 2-4 आदमी से तो माला उठे ना। जितनी मोटी और जितनी बड़ी माला, उतना बड़ा प्रदर्शन, उतना बड़ा अधिकार, उतनी बड़ी वाहवाह, उतनी बड़ी प्रतिष्ठा। माला के लिए झगड़े होने लगे। अगर माला आपने मंच पर किसी को बुलाया और उसको माला नहीं पहलाई और किसी और को माला पहला दी तो जीवन भर का दुश्मन हो गया। हमारे गले में माला नहीं डाली, औरों के गले में माला डाली, तो वो माला के झगड़े होने लगे, और माला झगड़े का कारण बन गई। ये झगड़े का कारण जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। वो क्या करते हैं, एक के गले में माला डालते हैं, एक के में नहीं डालते हैं, उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, उनका काम बन जाता है। तो माला की बीमारी भी सोच समझ में आई। ये सारी की सारी बीमारियां पहले नहीं थी। आप अगर ध्यान दोगे तो बुद्ध की स्टैचू पे आज भी गले में माला नहीं पड़ती है, क्योंकि बुद्ध ने कभी गले में माला नहीं पड़वाई, इसलिए कोई माला उनके यहाँ नहीं। कोई भिक्खू ने कभी माला नहीं पड़वाई। इतने बड़े बड़े टीचर हुए, पूरा समाज बदल दिया, पर माला नहीं पहनी कभी। कभी विशेष अधिकार या विशेष दिखावा नहीं किया उन्होंने। ये महिलाओं का श्रृंगार था, महिलाएं इसको करती थीं। कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि कहीं नर भी माला पहनते हों, पर पहनने लगे, प्रमुख होने लगे, अलग से दिखाने लगे, और बीमारी हो गई। और पैसा खराब होता है सो अलग होता है, इसलिए ये भी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। तो पूरे संघ के अंदर से जो पद, प्रतिष्ठा, मंच और माला है, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म की गईं, और इनको ख़त्म करने से बड़े लाभ हुए। उससे लाभ ये हुआ कि संघ में जो टूट फूट होनी होती है उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। संघ में जो पैसा और टाइम बर्बाद होना चाहिए था इनके पीछे, वो बंद हो गया। क्योंकि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में सत्कार का कार्यक्रम 2-2 घंटे चलता है। लोगों का, जिसका आपने मंच पे बुला के पटका नहीं दिया, माला नहीं दी, गमछा नहीं दिया, बुके नहीं दिया, सत्कार नहीं किया, मोमेंटो नहीं दिया, उसका नाम नहीं बोला, उसकी प्रशंसा नहीं की, उसकी प्रतिष्ठा नहीं की, वो नाराज़ हो गया आपसे। अगली बार आपको डोनेशन नहीं देगा, वो आएगा भी नहीं, और लोगों से आपकी बुराई भी करेगा। तो जिसका चेहरा दिखाई देता है आयोजक को, उसी को बुला लेता है।
सारे जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, सारे कार्यक्रम ऐसे हैं, एक एक 1.5 घंटे बस उनका सत्कार होता रहता है। अच्छा, उनका सत्कार होता है और नीचे वालों का दुत्कार अपने आप हो जाता है। ऊपर वाले मंच पे बैठते हैं तो वो ऊपर हो जाते हैं और उनके सामने जो बैठते हैं वो अपने आप नीचे हो जाते हैं। जिसको वहाँ माला मिलती है, माला वाले विशेष हो जाते हैं और बिना माले वाले जो नीचे बैठे हुए हैं वो सारे के सारे सामान्य हो जाते हैं। जितने भी लोग ऊपर पद लेके बैठे रहते हैं वो अधिकारी हो जाते हैं और नीचे वाले ऑटोमेटिक गुलाम हो जाते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का, अंतरकार, ऊंच नीच का, इससे बेहतर काम हम नहीं करते। हमारे जितने भी संगठन हैं वो हमारे लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव खूब दबा के पैदा कर रहे हैं। और भाषण जब देते हैं तो ऊंच नीच के लिए देते हैं कि हमारे साथ ऊंच नीच हो रही है। अरे जब तुम खुद ऊंच नीच करते हो मंचों पे बैठ बैठ के, जब तुम खुद ऊंच नीच करते हो किसी का सत्कार करके और बाकियों का दुत्कार करके, जब तुम खुद ऊंच नीच करते हो किसी को स्थापित करके और बाकियों की स्थापना खत्म करके, और जब तुम खुद ऊंच नीच करते हो खुद पद लेके और बाकी को बिना पद का करके, तुम काहे रोते हो भाई? तुम क्यों रोते हो? फिर तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन अगर ये खेल खेलता है तो तुम उसके लिए तो रोते हो, पर तुम अपने सोसाइटी के साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ ये खेल खेलते हो, उसे कौन रोएगा? उसे कौन कहेगा? वो तुम्हारा अधिकार हो गया और जो दूसरा करे उसके लिए तुम रोते हो। ये डबल पॉलिसी नहीं चलेगी। इसलिए संघ के अंदर डबल पॉलिसी नहीं चलती। इसलिए संघ के अंदर एक ही काम चलता है। और ये 5वां नियम इतना बेहतरीन नियम है कि जिसको आना है आए और जिसको ना आना है ना आए, पर साफ बोल देते हैं यहाँ पद, पोस्ट, मंच, माला नहीं है भाई। यहाँ स्थापना नहीं होती, यहाँ जयकारा नहीं होता है। आप सोच लो अच्छी तरह से, आप समझ लो अच्छी तरह से। आप अगर ये सोचो कि हमने जिंदगी भर काम सरकारी गवर्नमेंट का किया और अब संघ में आके हम अपने आप को स्थापित कर लेंगे, इतना फालतू नहीं है संघ भाई। बहुत रेयर है, बहुत ऊंचा है इसका, ऊंचा मत्था, ऊंची शान संघ की पहचान है। सब समझता है संघ। आप जमीन पे बैठ सकते हो, वाह आपने सरकारी काम किया, अच्छा किया, आपने अपने बच्चे पाले, सब पाले, पर संघ के लिए क्या किया? पर सोसाइटी के लिए क्या किया आपने? बाबा साहब ने कहा पे बैक टू सोसाइटी, उसमें क्या किया आपने? तो रिटायरमेंट के बाद करोगे, और रिटायरमेंट के बाद भी आते सीधे पद मांगोगे और सीधे पोस्ट मांगोगे और सीधे स्थापना मांगोगे, सीधे आपको मंच दे दें, सीधे आपको भाषण करा दें। इस बीमारी का एक ही इलाज है बस, कि इसको हमेशा के लिए पुराने सिस्टम के अनुसार खत्म कर दिया जाए। बस वो जो पुराने संघों में नियम चलता था, ये प्रस्ताव संघ में आया और संघ ने इसको बहुत जल्दी पारित कर दिया कि भाई तो बीमारियां जितना जल्दी कट जाए उतना अच्छा है। और ये बीमारी क्या कटी, संघ सुख हो गया और संघ बढ़ने लगा। क्योंकि जब मन में ही पद नहीं है, जब मन में ही प्रतिष्ठा की बात नहीं है, जब यहाँ होगी ही नहीं, तो यहाँ वही आएगा जो इसको समझेगा, जो जानेगा। इसलिए संघों के अंदर ना मंच होती है, ना माला होती है, ना पद होती है, ना प्रतिष्ठा होती है। कोई कह सकता है कि ऑडिटोरियम में कार्यक्रम लगता है तो वहाँ तो मंच होती है। भाई ऑडिटोरियम फिक्स एक बिल्डिंग होती है और जब हमें किराए पर लेनी होती है, कार्यक्रम करना होता है, तो हम उसमें तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, पर हम वहाँ मंच नहीं लगाते। क्योंकि मंच का मतलब होता है कि व्यक्ति को स्थापित करने के लिए वहाँ बैठाएं, उनका जयकारा लगाएं, उनका सत्कार करें, उनको बात करें। वहाँ हम जगह का पूरा इस्तेमाल करते हैं। मंच पे हमारे सारे संगी बैठते हैं, बल्कि महिलाएं और बच्चे सबसे पहले जाके बैठते हैं और खूब शोर मचाते हैं हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं। कोई नहीं रोकता उनको, क्योंकि हम उसको मंच की तरह इस्तेमाल नहीं करते। हम किसी को स्थापित करने के लिए सबको चुप करके उनकी वाहवाह करने के लिए काम नहीं करते। वो हमारे मिलने जुलने का स्थान है, वो हमारी संगति का स्थान है, वो हमारा पारिवारिक संगति का स्थान है जो हम काम करते हैं, इसलिए वो जगह का इस्तेमाल करते हैं। पर जिनको संघ में अपनी बात कहनी है वो संघ आसन पर अपना स्टूल लगा के बैठ जाते हैं, कुर्सी हो तो कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। थोड़े से ऊंचा करना पड़ता है उनको ताकि वो सबको दिखाई देते रहें, बस इसलिए। और वहाँ जितनी भी व्यवस्था होती है पुराने नियम के अनुसार ही होती है। अपना व्यक्ति आता है, जो भी जिसका नाम पुकारा जाता है वो आता है और सीधा चालू हो जाता है। कहीं कोई उसका जयकारा वैकारा नहीं होता। नाम बुलाया ना अनाउंसर ने, सीधा आएगा, संघ का जो उसे सब्जेक्ट मिला है वो बोलेगा और बोल के जितना टाइम उसको होता है उसे पहले पता होता है, बोलता है और चला जाता है। संघ आसन खाली, फिर दूसरे आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। तो ये जो सिद्धांत जो पुराने हैं और जो बुद्ध ने डेवलप किए और बुद्ध से पहले जो समण संघ में डेवलप हुए, और यही सिद्धांत सारे के सारे चलते हैं, जो संविधान के अंदर भी चलते हैं। लोकसभा में किसी का जयकारा नहीं होता। लोकसभा जब बैठती है तो वहाँ कोई स्थापना करने के लिए नहीं बैठती, वहाँ कोई मंच नहीं होता, वहाँ कोई माला नहीं होती, वहाँ कोई ऐसा कोई नहीं होता कि वहाँ सब लोगों का एक संवैधानिक पद होता है जो व्यवस्था चलाने के लिए टेम्परेरी होता है। वो टेम्परेरी पद होते हैं, किसी का परमानेंट नहीं होता। और सारे लोग अपने नियम के हिसाब से बैठते हैं, सब लोगों की सीनियरिटी के हिसाब से बैठते हैं। जो बहुत सीनियर होते हैं वो आगे बैठते हैं, जो बहुत जूनियर होते हैं वो पीछे बैठते हैं, जो नए होते हैं उनका स्थान पीछे होता है। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। और व्यवस्था चलाने के लिए वो खुद अपना एक स्पीकर चुनते हैं, कोई परमानेंट जॉब नहीं होती।
सारा सिस्टम वही चलता है लोकसभा के अंदर भी, न पद है, न मंच है, न माला है, न पोस्ट है, और जो है वो टेम्परेरी है। और वही सिस्टम चलता था पहले संघों में और वही सिस्टम चला भिक्षु संघ में। सारे सिस्टम एक हैं, सारे सिस्टम, सारे तंत्र, सारे तत्व जितने भी हैं वो समणों के हैं। इसलिए ये नियम सबसे बेहतरीन नियम है। वैसे तो 10 के 10 नियम बेहतरीन हैं, पर बीमारी काटने का ये नियम सबसे बेहतरीन है। इसलिए ना मंच होगा, ना पद होगा, ना प्रतिष्ठा होगी, ना माला होगी। जो कुछ होगा सब बराबर होंगे, सब बराबर रहेंगे, सबका बराबर अधिकार होगा। अगर मेरे इस वक्तव्य में मैं कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।